मैं आत्मजीत जी आपके पास आ जाता हूँ। सर, किसान आंदोलन को लेकर के एक बड़ा आरोप लगा है। आप चूंकि किसान आंदोलन में सक्रिय रहे, फिर जो अभी प्रशांत जी एक सवाल उठा रहे थे सतपाल मलिक को लेकर के, तो उस आंदोलन में भी अभी आप सक्रिय रहे। सर, आप लोग की आवाज, आप लोग जितना बुलंद करना चाह रहे थे, सरकार उतना ही ज्यादा दबाना चाह रही थी। एकमात्र प्लेटफॉर्म आपके पास था सोशल मीडिया, जिसको लेकर के सरकार ने पूरी तरीके से कंट्रोलिंग पावर लगा रखी थी। तो क्या ये एक बड़ी वजह थी कि आपका आंदोलन इतना लंबा खिंच गया? देखिए, सोशल मीडिया के होने से कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान। सोशल मीडिया आपकी आवाज को बुलंद कर देता है। सोशल मीडिया आपकी आवाज को वहां तक ले जाता है जहां पे एक आम आदमी को इंफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, उसको न्यूज़पेपर नहीं मिलता है, उसके पास साधन नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन जुटा पाए। तो सोशल मीडिया उसके लिए एक आरामदायक कारण बन जाता है कि वो अपने सोशल मीडिया पे जो डेटा है उस पर यूट्यूब लगा के तमाम चैनल देख सकता है, और जो उसकी पसंद नापसंद के कार्यक्रम हो वो ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा फिल्टर आउट कर दिए जाते हैं। तो जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि होती है वही सब्जेक्ट आपका मैटर चलता रहता है, एक के बाद एक के बाद एक। आप कभी भी देखिएगा, कोई न्यूज़ अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उस न्यूज़ पे अगर आप वो न्यूज़ देख रहे हैं तो आपकी अगली रिकमेंडेशन उसी से रिलेटेड न्यूज़ की आएगी और उसी से आगे वो बढ़ेगा। तो जहां तक किसानी का मामला है, किसानी का मामला तो बहुत, देखिए, बहुत सिंपल था। किसानों ने ये कहा कि ये जो 3 कृषि बिल थे जो आपने हम पर थोपे, और लॉकडाउन के दौरान 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एग्रीकल्चर का लेके आए, टोमेटो, अनियन और पोटैटो के प्राइस की आपने बात की, तो उसमें आपने मात्र 12,000 करोड़ खर्चा किया। तो वो 1 लाख करोड़ रुपए की आपने झांसा दिया किसानों को कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं। दूसरा झूठ, उन्होंने इन तीनों कृषि कानूनों पे एमएसपी की कोई बात नहीं की। एमएसपी, जिन लोगों को, दर्शकों को एमएसपी के बारे में पता ना हो, मैं छोटा सी व्याख्या दे देता हूं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको मैक्सिमम रिटेल प्राइस से रिलेट ना किया जाए। किसान मैक्सिमम होलसेल प्राइस नहीं मांग रहे आपसे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जब बाजार में फसल तैयार हो जाती है और जब उसको लेके जाया जाता है बाजार में बेचने के लिए, तो वहां पे आड़ती या खरीदार या प्राइवेट प्लेयर्स उसको शोषण ना कर सके किसानों का। 1966 में मिनिमम सपोर्ट प्राइस का प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि इससे कम में खरीद नहीं होनी चाहिए। ये मैक्सिमम प्राइस नहीं है, ये एक मिनिमम लैंडमार्क है। अब बेंचमार्क में क्या होता है, मान लीजिए एक सूरजमुखी है जिसपे आज आंदोलन चल रहा है, मैं उसका व्याख्या दे देता हूं। 6,400 रुपए सेंटर ने तय कर दी उसकी एमएसपी। अब स्टेट्स को वो 6,400 रुपए या तो बाहर के लोग परचेज करें या सरकार खुद परचेज करे। सरकार ने प्रावधान कर दिया कि 15 दिन ओपन मार्केट परचेज होगी, क्योंकि फ्लश होता है पहले सीजन का, तो जो मैक्सिमम सेल है वो फर्स्ट सीजन में 15 दिन में हो जाती है। उसके बाद गवर्नमेंट जो बचा खुचा माल है वो 6400 रुपए में खरीद लेगी। ये सरकार का वादा होता है। जब मार्केट खुली तो उसका रेट बाजार में तय हुआ कि इतना मॉइस्चर, इतना आउटपुट चाहिए, और ये माल, क्योंकि प्राइस मार्केट में जो है तेल के जो है, आपने देखा पिछले 20-25 दिनों में तेल का, एडिबल ऑयल का प्राइस गिरा है। और मैं अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि 90% एडिबल ऑयल इस देश में इंपोर्ट होता है। 80% तूर दाल, चना दाल और मसूर दाल इंपोर्ट होती है, 40 से 50 रुपए किलो, या उसको कह लीजिए 4,000 से 5,000 रुपए टन। और एमएसपी इसकी है 6,700 से लेकर 8,000 रुपए तक। तो जाहिर सी बात है, जब आपने इंपोर्ट खोल दिया तो अदानी अंबानी जैसे धन्ना सेठ 40-50 रुपए पे इंपोर्ट करेंगे, 80 रुपए पे ओपन मार्केट में माल फेंक देंगे। तो फिर एमएसपी पे परचेज कौन करेगा? सूरजमुखी के साथ भी यही हुआ। जब एडिबल ऑयल्स के परचेज, जब प्राइसेस वर्ल्ड में मार्केट में डाउन आए और 80% परचेज हमारी एडिबल ऑयल की, इंपोर्टेड ऑयल की होती है, आप रुचि सोया खाते हैं या फॉर्च्यून ऑयल खाते हैं या आप पतंजलि का तेल खाते हैं, किसी भी कंपनी का उठा लीजिए, सब इंपोर्टेड तेल होता है। पाम ऑयल भी एक्सट्रैक्ट जो है इंपोर्टेड होता है मैक्सिमम। तो सरकार से किसानों ने यह कहा कि 6,400 रुपए एमएसपी है, आप हमें 4,000 रुपए दाम दे रहे हैं, और भवनंतर स्कीम में आप कह रहे हैं 1,000 रुपए का कॉम्पनसेशन भी देंगे, तब भी हमारा प्राइस 1,400 रुपए शॉर्ट है। और ये मैं बात कर रहा हूं A2 प्लस FL। अब अपने दर्शकों को यह भी बता दूं, A2 और C2 का फर्क यह है, A2 में जो श्रम होता है लेबर का और जो रेंट होता है लैंड का, वो काउंटेड नहीं होता। इंटरेस्ट कॉस्ट जो लोन की होती है वो भी काउंट नहीं होती। देश में 14 से 15 करोड़ किसान हैं और मात्र 90 लाख किसानों को
एमएसपी का प्रावधान मिलता है, चाहे वो गेहूं पे हो, चाहे वो धान पे हो, चीनी पे हो या किसी भी चीज पे हो। सरकार एफसीआई में गेहूं और धान खरीदती है क्योंकि उनको वो एज अ मार्केट रेगुलेटर भी काम करती है। जब उसकी फसल होती है, फसल के 6 महीने बाद जब दाम बढ़ने शुरू होते हैं अक्टूबर नवंबर में गेहूं के, तो मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एफसीआई से वो माल फेंक देती है बाजार में। माल रिलीज करने से प्राइस रेगुलेट भी हो जाता है और एफसीआई की खरीद पीडीएस सिस्टम में भी आती है। जो एक नया लाभार्थी वर्ग बनाया गया, 80 करोड़ लाभार्थी वर्ग, वो उसी के लिए बनाया गया कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांटना, फ्री चावल बांटना, फ्री गेहूं बांटना, फ्री चीनी बांटना। एफसीआई के द्वारा, नेफेड के द्वारा दलहन तिलहन की परचेज होती है, जो कि मात्र 5% या 10% भी नहीं होती है टोटल प्रोड्यूस के, क्योंकि उससे ज्यादा उनको चाहिए नहीं होती। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कॉटन खरीदती है, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जूट खरीदती है। इस तरीके से 6 या 7 सेंटर की सरकार द्वारा निर्धारित एजेंसियां हैं जो ये परचेजिंग करती हैं। स्टेट से किसानों ने कहा कि इसमें हमें 1400 रुपए नुकसान हो रहा है, हमारी लागत का मूल भी नहीं निकल रहा, क्योंकि किसानों की प्रॉब्लम खाली एमएसपी नहीं है, यूरिया टाइम पे नहीं मिलता। आपने देखा यूक्रेन वॉर के दौरान यूरिया के प्राइस बढ़ गए, 1300 रुपए की थैली 1900 रुपए की हो गई। एनपीके के प्राइस बढ़ गए। आपने देखा किस तरीके से फसल बीमा योजना में जनधन अकाउंट से उनका 50% प्रीमियम का कट गया, जब क्लेम लेने जाइए तो क्लेम नहीं मिलता है। नीति आयोग की खुद ही रिपोर्ट है कि फसल बीमा योजना में 15% क्लेम भी पास नहीं हुए, 85% क्लेम या तो हुए नहीं या वो रिजेक्ट हो गए। तो ये किसानों की प्रमुख समस्या है। अब किसान क्या कहते हैं कि जब आपने रेट तय कर दिया और उसको आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया, तो सरकार को क्या आपत्ति है कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलवा दे। भाई प्राइवेट पार्टी ना दे तो आप दे दीजिए, और अगर प्राइवेट पार्टी अगर शोषण कर रही है किसानों का तो उसको लॉ बना दीजिए, गारंटी कर दीजिए। ये जो बात सर, किसान जो मांग करते हैं, हम बात कर रहे थे माध्यमों की। सोशल मीडिया आज की तारीख में सबसे आसान उपलब्धता वाला प्लेटफॉर्म है। अब अगर आप वहां भी अपनी आवाज उठाते हैं तो उसको भी रेगुलेट करने की बात सार्वजनिक तौर पे उस कंपनी के एक सीईओ ने कही है, जो पूर्व, भले ही वो पूर्व हो चुका हो, पर अगर इस तरीके का दबाव बनाया जाता है, माध्यम क्या बचता है कि आप सरकार तक अपनी बात पहुंचा पाए। भाई सरकार आपसे कन्वर्सेशन करती नहीं है, सरकार वार्ता करती नहीं है, जो जिम्मेदार लोग हैं वो बात करना नहीं चाहते हैं। आपके पास माध्यम क्या बचता है जिससे आप सरकार तक अपनी बात पहुंचा पाए? तो संक्षेप में सरकार तक बात पहुंचाने के तो बहुत साधन है। सरकार सुनना कितना चाहती है, सब्जेक्ट ये है कि सरकार तक पहुंचने में आप आरटीआई के माध्यम से सरकार तक पहुंच सकते हैं, अपना नुमाइंदा भेज कर सरकार तक तभी तो ये सवाल उठ रहा है कि कैसे पहुंचाएंगे। तो सुनना ही तो नहीं चाहती है। सोशल मीडिया का जो कारस्थान है वो ये है कि हमारी बात को जो है वो आगे बढ़ाना, हमारी बात को लोगों तक पहुंचाना। फेसबुक, ट्विटर और जितना भी मीडिया है उसमें आपने देखा है किस तरीके से आपको सेंसर कर दिया जाता है। मैं कितनी बार फेसबुक पे सेंसर हुआ, कीवर्ड्स पकड़ते हैं, सरकार कहती है अगर ये कीवर्ड इनके ट्वीट में या फेसबुक में है तो तुरंत या तो इसकी सर्कुलेशन है उसको कम कर दीजिए, और या इनको आप बिल्कुल खत्म कर दीजिए, बैन कर दीजिए 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए। कई लोगों को बैन किया गया। ठीक है। अब सोशल मीडिया में जो यूट्यूब एक प्रसारण होता है, वो तो आपने जो कहा, जो लाइव प्रसारण चल रहा है, आपने जो पूछा मैं उसका जवाब दे रहा हूं। अब या तो मैं बायस हो सकता हूं कि मैं सरकार को गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हूं या लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, या ये हो सकता है कि मैं सरकार को सकते में डाल रहा हूं क्योंकि मैं सही बात बता रहा हूं जो सरकार लोगों से छुपाना चाहती है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, आप ये तो देखते हैं, राजीव सर और धनंजय सर को भी ले लें, फिर आपके पास आते हैं। बस लास्ट बात मैं ये कहूंगा, मैं कहूंगा कि जब भी ऐसा कोई मसला आता है जिसमें किसान सड़क पर उतर आते हैं, अब ये आंदोलन जो है 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट का आंदोलन है हरियाणा का, सूरजमुखी में 1200 रुपए कोई प्राइस नहीं है, समर्थन मूल्य एक्स्ट्रा अगर सरकार से मांग रहे हैं, प्रशासन आराम से दे सकता है। उन्होंने क्या किया, इनको मजबूर कर दिया कि वो हाईवे पे बैठे। अच्छा, हाईवे पे वो बैठ गए, उसके बाद प्रशासन पिछले 2 दिन 24 घंटे में 4 मीटिंगें कर चुका है, डिसीजन नहीं ले पा रहा। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक को इनकन्वीनियंस कर रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 80 करोड़ लाभार्थी हैं जिनको फ्री राशन मिल रहा है, वो तो आराम से घर में बैठे हैं, वो हमारा वोट बैंक है, वो हमारे समर्थन में है, वो सोशल मीडिया पे भी हमारी बात को वॉइस करते हैं या उसको बढ़ाते हैं। पर जो ये किसान हैं, इनको मैं सब कुछ दे दें तब भी ये सड़क पे बैठ के आपको इनकन्वीनियंस कॉज करेंगे। ये किसानों के लिए इनका पक्षपात कर रहे हैं, इनको एलिनेट कर रहे हैं।
जैसे महिला पहलवानों को एलिनेट करके समझौता कराया गया, वैसे ही किसानों को एलिनेट करके इनको दबाने की कोशिश की जा रही है, मेरा ये कहना है। सर जी सर, मैं आपके ही पास आ रहा हूँ। अभी जो बात 80 करोड़ लोगों के राशन की हो रही है, 5 किलो राशन दिया गया और ये सारी चीजें, सर एक डेटा अभी जल्दी आया है। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ नए बच्चे का जन्म हुआ, अगले दिन डेटा जो है वो आया कि कर्ज बेतहाशा बढ़ा है। हमारे घर में इस चीज की चर्चा जब होने शुरू हुई डेटा की, तो पता ये चला कि जो बच्चा आया वो 1,20,000 रुपए कर्जे में है आते ही आते। सर ये 5 करोड़, एक तरफ 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे जिंदा रखा जा रहा है और दूसरी तरफ पैदा हुए बच्चे पर कर्ज का बोझ बढ़ाया जा रहा है। तो ये सर जरा इसका जो संबंध है वो भी लोगों को समझा दीजिए। बहुत संक्षेप में जवाब जी, धनंजय साहब ने जो सवाल किया उसके जवाब में मैं ये कहूंगा, लखीमपुर में गया था। लखीमपुर उनके शुरू से लेकर आखिर तक उनकी केस की पैरवियों के जो वकील हैं उनके साथ भी मैं हूँ, और जहां जहां पेशियां होती हैं वहां वहां वकीलों से मैं पता भी करता रहता हूँ क्या हो रहा है। वहां हुआ ये, कुछ समझौतावादी शक्तियों ने वहां पे सारे ऑपोजिशन के एमपीज को और सारे किसान लीडर्स को वहां घेरबंद कर दिया कि यूपी के अंदर घुसने न पाए। प्रियंका गांधी सीतापुर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अरेस्ट थी, जयंत को नहीं निकलने दिया गया, गुरनाम चढ़ूनी को मेरठ में अरेस्ट कर लिया गया। तभी सभी किसान लीडर्स को अरेस्ट करके वहां पे सिर्फ एक संगठन के आदमी के साथ समझौता किया गया, जिसमें 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना था। और चूंकि वहां आंदोलन कर रहे लोग वहां के स्थानीय नहीं थे, बाहर के लीडर से आए थे और उनको गंभीर चोटें आई थी, जब वो वहां से चले गए तो इन्होंने 4 किसानों को वहां अरेस्ट कर लिया, ये कह के कि जो बाकी 3 आदमी मरे हैं, जो अजय मिश्रा टैनी के बेटे मनु मिश्रा टैनी की गाड़ी चला रहे थे, जो उनको पकड़े गए और बाद में उनको ये भी दिखाया गया वो जिंदा जा रहे थे पुलिस वालों के साथ और बाद में वो मृत पाए गए, उसमें 4 लोगों को और गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि काउंटर एफआईआर उन्होंने मना की थी। तो वो केस पूरी तरीके से मैनेज किया गया प्रशासन द्वारा, समझौतावादी शक्तियों के द्वारा। और दूसरी बात जो आपने कही कि पंजाब में तख्ता पलट गया, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, कांग्रेस भी रिटेन नहीं कर पाई और बीजेपी का तो कोई था ही नहीं वहां पे। वो आम आदमी पार्टी की सरकार इसलिए आई क्योंकि वहां 2 किसान यूनियंस अपने किसान उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज बना ली और पॉलिटिकल पार्टीज बना के उनके आपस में ही लेन देन में प्रॉब्लम हो गया। वो कहने लगे कि हम लड़ेंगे या हम लड़ेंगे। वो हरियाणा का एक लीडर था, एक पंजाब का लीडर था। पहले उनको कहा गया आपको सीएम घोषित कर देंगे, यही चीज उनको नवजोत सिद्धू को दिखाई गई कि नवजोत सिद्धू अगर कांग्रेस छोड़ दें, आम आदमी पार्टी में आ जाए तो उनको सीएम कैंडिडेट बना लेंगे। नवजोत सिद्धू ने इसका बताया भी। तो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है वो कांग्रेस का ही वोट बैंक काट के, और टीम भी बनी हुई है। अब पटियाला में जगजीत सिंह डल्लेवाल का एक बीकेयू सिद्धूपुर की यूनियन है जो पिछले 10 दिन से वहां आमरण अनशन पे बैठी थी, क्योंकि बिजली के बिलों को लेकर उन्होंने कहा था, जैसे यूपी में योगी महाराज ने कहा था कि जो बिजली के मीटर हैं जो ट्यूबवेल के काम आते हैं उन पे हम जो है उसको फ्री कर देंगे। 2 साल हो गए उनको जीते हुए इलेक्शन, अभी तक उन्होंने फ्री नहीं किए। ऐसा ही कुछ वादा पंजाब की कांग्रेस सरकार ने किया था। जब वो अपना वादा पूरा कराने जगजीत सिंह डल्लेवाल वहां गए, पीपीसीएल ऑफिस के बाहर उन्होंने धरना लगाया, आमरण अनशन, और खुद भूख हड़ताल पे बैठे थे। 3:30 बजे सुबह पुलिस ने उन पर आक्रमण किया। 70 साल की महिलाओं को डंडे से मारा गया और सबको अरेस्ट करके बस में डाल के तीनों गेट खुलवा दिए गए। और उसके बाद ग्रेटर नोएडा में 6 महीने से लैंड एक्विजिशन एक्ट पे जो किसान महिलाएं और बच्चे वहां आंदोलन कर रहे थे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में, 35 लोग अरेस्ट करके उन पे भी डंडे बरसाए गए। ऐसा ही केस एक बनारस में हुआ। मेरा कहने का मतलब यह है कि क्रोनोलॉजी है कि ये सरकार अब किसानों से डर गई है, कमेरों से डर गई है, महिलाओं से, पहलवानों के मामले में डर गई है। और यही स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी महिलाओं के केस में भी हुई। आपको मैं एक बात और बता देता हूं जो किसी को यहां पता नहीं होगी। ओम प्रकाश धनखड़ वहीं के नेता हैं जहां से ये सब पहलवान लोग आते हैं। जो अमित शाह के यहाँ डील हुई उसमें यह तय हुआ कि बृजभूषण शरण सिंह के तो 12 साल पूरे हो गए हैं, उनके बेटे या उनके दामाद को तो अब डब्ल्यूएफआई प्रेसिडेंट बना नहीं सकते क्योंकि मामला उनका जो संगीन हो गया है, पुलिस में केस है। तो ओम प्रकाश धनखड़ को अमित शाह ने कहा चलिए हम आपकी स्टेट से ले लेते हैं, ओम प्रकाश धनखड़ को डब्ल्यूएफआई का प्रेसिडेंट बना देते हैं और मुख्य सचिव में एक रेलवे के वहां पे और कार्यरत थे उनको बना देते हैं। 26 स्टेटों के 51 वोट है, सब मैनेज हो जाएगा। पहलवान कुछ कर ही नहीं पाए। ओम प्रकाश धनखड़ पे खुद सेक्सुअल ऑफेंस का एक केस दर्ज है, एक महिला का आरोप है, और उसी आदमी को डब्ल्यूएफआई प्रेसिडेंट की कवायद की जा रही है बनाने की, और पहलवानों को मैनेज कर लिया गया। अब होता क्या है, हम लोग संयुक्त किसान मोर्चे में जब जाते हैं और इस तरीके की हमको कहा जाता है कि महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, आप हमारी मदद कीजिए, कुरुक्षेत्र में जो वहां के जो किसान है सूरजमुखी के, उनको एमएसपी नहीं मिल रही, आप हमारी मदद कीजिए, कंप्लीट कर दिए, समय पूरा हो गया, उनकी मदद करना।
ठीक है। और वहां पे अगर कोई समझौतावादी ताकतें, जैसे लखीमपुर में हुआ या महिलाओं के आंदोलन में हुआ पहलवानों के, अगर कोई समझौतावादी ताकतें सरकार द्वारा प्रायोजित वहां पे अगर कुछ कर देती हैं, तो इसमें किसानों का दोष नहीं है। और जो लोग उन समझौतावादी ताकतों को देखकर दूसरी पार्टी को, बीजेपी को वोट देते हैं, तो ये एक रिवर्स साइकोलॉजी है कि आप ऐसा आदमी सामने खड़ा कर दीजिए कि उसको कहें इसको तो बिल्कुल वोट नहीं देना है, तो क्या करें, चलो भाई उसी को वोट दे देते हैं बीजेपी को, क्योंकि इनके खिलाफ जो आदमी खड़ा है वो तो समझौतावादी है, वो तो पैसा खाता है। तो ये बात आ जाती है। राम प्रकाश जी, आपने एक सवाल पूछा था मुझसे, जरा सा मुझे एक लाइन बता दीजिए, आपने क्या पूछा था मुझसे, मैं भी आपको उसका जवाब दे। सर वो मैं बात कर रहा था कि जो कर्ज और उसकी बात हो रही थी, कर्ज, जो 80 करोड़ कर्ज पे मैं आपको बता दूं, दिया जाता है, एक किसान पे 74,000 रुपए औसतन कर्ज है। एनसीआर एनएसओ की रिपोर्ट है, एक किसान पे 74,000 रुपए कर्ज है। टोटल कर्ज सारे किसानों का अगर मिला लीजिए तो 3 से 3.5 लाख करोड़ है। 12 लाख करोड़ आपने कर्जा माफ कर दिया कॉर्पोरेट्स का। टोटल एमएसपी परचेज आपकी है 2.5 लाख करोड़ की। जो प्राइवेट परचेज है वो 4 से 5 लाख करोड़ की। किसान मांग क्या रहे हैं आपसे कि जो प्राइवेट परचेज है उस पर लॉ बना दीजिए कि वो एमएसपी से नीचे नहीं होगा। आपको परचेज 1.5 लाख करोड़ करनी है या 2 लाख करोड़ करनी है, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। और जो कर्जे, छोटे कर्जे हैं 2 लाख से नीचे के कर्जे, जो मुश्किल से 1.5 लाख करोड़ बैठता है, अगर कॉर्पोरेट का 12 लाख करोड़ माफ कर सकते हैं तो ये 1.5 लाख करोड़ माफ करके एक नई किताब तो लिखी जा सकती है। इसमें क्या प्रॉब्लम है?